जय हिंद दोस्तों, मैं अभिलोधी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब सुपर मैथ 4 चैनल में। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में क्रांतिकारी महिलाओं से संबंधित उनके आंदोलन और महिला शक्तिकरण से परिचित होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में कि हम जो क्रांतिकारी महिलाएं हैं, महिलाओं के बारे में पढ़ेंगे, उनसे संबंधित महिलाओं के आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, उनके योगदान के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, यूपी पुलिस हो, रेलवे हो या फिर किसी भी प्रकार की अन्य आले एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, तो जिस प्रकार के क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों, अक्सर इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जामों में देखने को मिलते हैं। ठीक, तो दोस्तों, हालांकि जो बड़े बड़े सर होते हैं, जैसे कि आप बड़े बड़े जैसे दिव्य कीर्ति या फिर खान सर इत्यादि जो सर हैं बड़े बड़े, वो आपको केवल से केवल बड़े बड़े लेवल पर बढ़ाते हैं, छोटी छोटी बातें नहीं बताते हैं। लेकिन दोस्तों, मैंने इस वीडियो में अतीत की यानी कि जो दोस्तों भूतकाल में बीत चुकी हैं क्रांतिकारी महिलाएं, आंदोलन, योगदान महिलाओं का शक्तिकरण, तो दोस्तों मैंने बारीकी से छोटी छोटी चीज़ें इस वीडियो में रखी हैं। इसलिए आप दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, ताकि आपके प्रत्येक क्वेश्चन इसी वीडियो में समझ में आ जाए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों कि भारत की प्रथम आईपीएस अधिकारी कौन है। तो दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, जो भारत की प्रथम आईपीएस अधिकारी हैं दोस्तों, वो हैं कौन? किरण बेदी। ठीक, कौन है? किरण बेदी। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, अक्सर कई बार पूछा जा चुका है, कई इंटरव्यू, अधिकतम जो दोस्तों इंटरव्यू आईपीएस की जो भी तैयारी कर रहा है आईपीएस की, तो दोस्तों ये इंटरव्यू में अधिकतम पूछा जाता है। ठीक, तो आप इसे जरूर याद रखना। ठीक, और कई एग्जामों में भी पूछा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गौरा देवी कौन थी। तो दोस्तों, आपको पहले गौरा देवी के बारे में जानना होगा कि गौरा देवी कौन थी। इस प्रकार से आप जवाब नहीं दे सकते। ठीक, तो दोस्तों हम पहले इनकी गौरा देवी का पूरा परिचय पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन को करेंगे। ठीक, तो दोस्तों हमारे पास ये है गौरा देवी का पूरा परिचय। तो देखो दोस्तों, मैंने इसमें सबसे छोटी छोटी बातें भी रखी हैं, उनका पूरा परिचय, मेन जो नोट हैं वो मैंने इस वीडियो में रखी हुई हैं। ठीक, तो हम देखते हैं कि जो गौरा देवी हैं दोस्तों, गौरा देवी का जन्म उत्तराखंड, क्या दोस्तों? उत्तराखंड राज्य में। ठीक, किस राज्य में हुआ है दोस्तों? उत्तराखंड राज्य के लाता गांव में। किस गांव में हुआ है? लाता गांव में। ठीक, यहाँ पर उन्हें चिपको आंदोलन की जननी भी कहा जाता है। इनका मतलब है दोस्तों कि जो गौरा देवी हैं तो उनका जन्म उत्तराखंड राज्य के लाता गांव में हुआ है और उन्हें चिपको आंदोलन की जननी कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर कई लोगों को डाउट होगा कि चिपको आंदोलन क्या है। तो दोस्तों, जो गौरा देवी हैं तो इनने पेड़ों को चिपक कर उन्हें कटने से बचाया था, इसलिए इसे चिपको आंदोलन कहा गया है। ठीक, अब दोस्तों आगे देखते हैं कि गौरा देवी का विवाह मात्र 12 वर्ष की आयु में मेहरबान से हुआ था। किससे हुआ था दोस्तों? मेहरबान से। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अक्सर कई एग्जाम में पूछा जाता है कि गौरा देवी का विवाह किससे हुआ था, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है मेहरबान सिंह से। ठीक, अब आगे देखते हैं 10 वर्ष के पश्चात मेहरबान की मृत्यु हो गई। यहाँ पर मृत्यु नहीं लिखा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर टाइप नहीं हो पाया, लेकिन यहाँ पर यही लिखा है कि 10 वर्ष के पश्चात मेहरबान जी की क्या हो गई है? मृत्यु हो गई। ठीक, फिर कुछ समय पश्चात गौरा महिला मंडल की अध्यक्ष बन गई, यानी कि गौरा देवी जो हैं दोस्तों, ठीक, 10 वर्ष के पश्चात जब उनकी पति की मृत्यु हो गई तो उसके पश्चात दोस्तों वे क्या गौरा महिला मंडल की अध्यक्ष बन गई। ठीक, अब आगे देखते हैं कि आलाकांडा में चंडी प्रसाद भट्टे तथा गोविंद सिंह रावत नामक लोगों ने अभियान चलाते हुए सन 1974 में 2500 देवदार वृक्षों को काटने के लिए चिन्हित किया गया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसमें कुछ पढ़े ना पढ़े, लेकिन दोस्तों आपको ये दो चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है। एक तो क्या गौरा देवी का किससे शादी हुई थी वो रखना है, और दूसरा आपको रखना है ये वाला जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ। ठीक, क्या कि आलाकांडा में चंडी प्रसाद भट्टे तथा गोविंद सिंह रावत। ठीक, तो ये दो नाम आपको याद रखने हैं यहाँ पर। क्या दोस्तों? ये दो वो लोग थे जिनने क्या पेड़ काटने के लिए ऑर्डर दिया था। ठीक, कितने पेड़ काटने के लिए ऑर्डर दिया था? 2500। ठीक, 2500 वृक्ष काटने के लिए चिन्हित किया गया था। किस सन में? 1974 में। ठीक, सन 1974 में। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगी। इसमें से 3 क्वेश्चन निकलेंगे। एक तो निकलेगा आपका ये कि
वृक्षों को काटने के सन 1974 में वृक्षों को काटने के लिए किसने ऑर्डर दिया था? तो आपके पास ऑप्शन में रहेंगे ऐसे कि पांडे प्रसाद या फिर गोविंद सिंह रावत, इस प्रकार से रहेंगे। तो आपको ये पढ़कर जवाब सही से देना है। ठीक, आगे देखते हैं। लेकिन गौरा देवी ने इसका विरोध किया और पेड़ की रक्षा की अभियान में अनेक महिलाओं के वृक्ष से चिपकने के द्वारा काटने से बचाया। ठीक, ये मैंने पहले यही समझा दिया था कि चिपको आंदोलन इसलिए कहा गया है क्योंकि दोस्तों जो काके थे वो होते हैं ना, जिसने पेड़ काटने के लिए हमें ऑर्डर दिया था चंडी प्रसाद जी ने। ठीक, चंडी प्रसाद और गोविंद रावत ने। तो दोस्तों उन्हीं पेड़ों को क्या काटने से बचाने के लिए जो महिलाओं का संगठन है, महिलाओं का जो भी है दोस्तों एक गठ है, ठीक, तो वो क्या पेड़ों से चिपक गई थी। क्या हो गई थी दोस्तों? पेड़ों से चिपक गई थी। अब वो किस लिए चिपक गई थी? क्योंकि यदि वो चिपकी रहेंगी दोस्तों तो उन पेड़ों को नहीं काट पाएंगे लोग। ठीक, इसलिए दोस्तों इसे चिपको आंदोलन भी कहा गया है और काटने से बचाया। और गौरा देवी को चिपको महिला के नाम से भी जाना जाता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि गौरा देवी को किस नाम से भी जाना जाता है, तो आपको याद होना चाहिए चिपको महिला के नाम से जाना जाता है। ठीक, और दोस्तों मेन जो चीज़ रहेगी आपकी यहाँ पर भी रहेगी, क्या गौरा देवी शिक्षित थी? तो आपको पता होना चाहिए शिक्षित नहीं थी। वो पहली क्लास भी नहीं पढ़ी, कोई भी शिक्षा यानी कोई भी क्लास उनने नहीं पढ़ी है। गौरा देवी ने अपने जीवन काल में कभी भी विद्यालय नहीं जा सकी थी। ठीक, अब पहले की जो शिक्षा होती थी दोस्तों, तो पहले महिलाओं की जो शिक्षा होती थी वो इतनी ज़रूरी नहीं होती थी। लोगों के जो दिमाग में भूसा भरा रहता था, जो महिलाओं को नहीं शिक्षित कराते थे। ठीक, तो वो अब पहले की समस्या है, लेकिन आज के युग में ऐसा नहीं है। ठीक, इसलिए वो क्या गौरा देवी कुछ भी नहीं थी, अनपढ़ टाइप की थी, लेकिन उनमें दोस्तों सर्वाधिक क्या था? बुद्धि थी। ठीक, इसलिए दोस्तों तभी तो हम आज उनके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं कि चिपको महिला के नाम से जानने वाली गौरा देवी का निधन 66 वर्ष की उम्र में 4 जुलाई 1991 को हो गया। ठीक, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है कि उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 4 जुलाई 1991 को। ठीक, और आगे पढ़ते हैं आप कि चिपको आंदोलन यह पर्यावरण रक्षा आंदोलन था। कौन सा आंदोलन था दोस्तों? ये पर्यावरण रक्षा आंदोलन था, ये भी याद रखें आप। ठीक, जो कि उत्तराखंड राज्य में किसानों द्वारा वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए महिलाओं ने पेड़ों से चिपककर उनकी रक्षा की थी। ठीक, यह जन आंदोलन भी था, यानी कि ये जनता के लिए भी था, जनहित के लिए था, पर्यावरण के लिए भी था ये आंदोलन। केवल उनने अपने स्वार्थ के लिए ये आंदोलन नहीं छेड़ा था। ठीक, तो आप इसे भी याद रखना। तो हमने जो उनका क्या गौरा देवी का परिचय पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन था। ठीक, तो अब देखते हैं कि गौरा देवी कौन थी। तो आपको पास ऑप्शन रहेंगे शिक्षिका, शिक्षाविद, पर्यावरण विशुद्धि, व्यवसाय या कृषि महिला। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अभी हाल बताया है कि गौरा देवी ने क्या पेड़ों को चिपककर उनकी रक्षा की थी, इसलिए दोस्तों ये पर्यावरण से संबंधित हैं, यानी पर्यावरण विदुषी हैं ये। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि गौरा देवी का जन्म किस वर्ष में हुआ था। तो दोस्तों जो गौरा देवी का जो जन्म है तो वो हुआ था ऑप्शन डी 1900 कब हुआ था दोस्तों? 1924 में। ठीक, तो आपको याद रखना है। और विवाह हुआ था 12 वर्ष की उम्र में। किससे हुआ था? मेहरबान से। ठीक, और ये चिपको आंदोलन से संबंधित हैं। ठीक, और मृत्यु हो गई इनकी 1991 में। ठीक, 66 वर्ष इनने जिया है। ठीक, कितना जिया है? 66 वर्ष। ठीक, तो आप ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गौरा देवी का जन्म किस स्थान पर हुआ था। तो दोस्तों हमने अभी हाल पढ़ा था उत्तराखंड राज्य में, जो कि भारत में है। ठीक, यहाँ पर भारत भी लिखा हो सकता है, तो आप बिल्कुल भी भ्रमित मत होना। ठीक, यहाँ पर ये क्या होगा? उत्तराखंड और भारत भी होगा साथ में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व महिला वर्ष कब घोषित किया गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है दोस्तों, आईएमपी में से एक क्वेश्चन है। ठीक, क्योंकि दोस्तों जितने भी रिपीटेड एग्जामों में क्वेश्चन आए हैं ना, तो वे भी मैं आप लोगों को आईएमपी के तौर पर बता रहा हूँ, ये कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक, जो क्वेश्चन मैं अभी आईएमपी बता चुका हूँ पहले भी, और ये भी दोस्तों तो ये क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक, तो आप बिल्कुल ध्यान से नोट जरूर करते चलना है। ठीक, तो हमारा प्रश्न रहेगा कि विश्व महिला वर्ष कब घोषित किया गया। तो दोस्तों जो विश्व महिला वर्ष है वो किया गया है 1972 में।
1972, लेकिन किसी भी ऑप्शन में नहीं नज़र आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है दोस्तों 1972 कर लेना आप यहाँ पर। ठीक, 1972, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई, 1972। ठीक, अब देखो दोस्तों, अब आप लोगों के पास एक चीज़ और है, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा। ठीक, यहाँ पर 3 टाइप से क्वेश्चन बनेगा, आपको ध्यान रखना है। आपसे पहला तो यही रहेगा कि विश्व महिला वर्ष कब घोषित किया गया। ठीक, ये हमारा पहले टाइप से बनेगा। दूसरा टाइप से ऐसा बनेगा कि विश्व महिला वर्ष की स्थापना, ठीक, स्थापना कब की गई थी। ठीक, तो आपको स्थापना आएगा, घोषित की जगह पर क्या आएगा दोस्तों, स्थापना आएगा। ये हमारा क्या दूसरे टाइप से प्रश्न बन जाएगा। तीसरा जो टाइप से बनेगा दोस्तों कि विश्व महिला वर्ष किस वर्ष मनाया गया, किस वर्ष मनाया गया। ठीक, किस वर्ष क्या मनाया गया, ठीक, मनाया गया। तो दोस्तों वो बनाया गया 1972 में। तो 3 टाइप से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने IMP क्वेश्चन लिखा था। और कई बार दोस्तों स्थापना और मनाया के रूप में पूछा जा चुका है। ठीक, और दोस्तों ये इसलिए मैंने ये टाइप किया है ताकि दोस्तों कई लोगों को लगे कि अगली बार कहीं यही ना पूछ लें, इसलिए बच्चे भ्रमित हो जाएं। ठीक, इसलिए दोस्तों मैंने ये घोषित, यहाँ पर घोषित जो लिखा है ना कि घोषित किया गया, इसलिए मैंने यहाँ पर टाइप किया हुआ है। ठीक, लेकिन दोस्तों स्थापना और मनाया जाने के रूप में ये क्वेश्चन पूछा जाता है लगभग अधिकतम। ठीक, 90%। तो अब ये तीनों प्रकार की एक कहीं पर नोट कर लेना, और तीनों प्रकार से अथवा अथवा करके या और करके ये तीनों क्वेश्चन एक ही बना लेना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं कि सावित्रीबाई फुले का जन्म कब हुआ। तो दोस्तों अब आपको सावित्रीबाई जो फुले का है ना दोस्तों, तो आपको सावित्रीबाई कौन है, कहाँ थी, कैसी थी, कौन थी, क्या करती थी, क्या योगदान है, तो इनके बारे में भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो हम उनका परिचय देखते हैं पहले। ठीक, तो दोस्तों सावित्रीबाई का जो परिचय रहेगा वो रहेगा कि सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी जानते हैं। ठीक, मुझे उम्मीद है कि 90% ही नहीं बल्कि 99% लोग इसके बारे में जरूर जानते होंगे कि भारत की सर्वप्रथम जो महिला थी दोस्तों वो कौन थी, वो थी सावित्रीबाई फुले, जो कि कौन थी, शिक्षिका थी, यानी शिक्षित थी, शिक्षा से पूर्ण। ठीक, तथा वे समाज सुधारक भी थी। कौन थी, समाज सुधारक एवं मराठी कवित्री भी थी। कौन थी, कवित्री भी थी। ठीक, तो आप ये भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, उन्होंने 1852 में बालिकाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना भी की। किसकी की, विद्यालय की स्थापना भी की थी। इनका जन्म 3 जनवरी क्या दोस्तों, 3 जनवरी 1831 को हुआ, तथा इनके पिता का नाम खानदोजी नेवे से, यहाँ पर नेवे से जे एक ही है दोस्तों। ठीक, जुड़ा है ये एन जो ना आगे है ना, जैसे कि जे नेवे से। ठीक, नेवे से ऐसा लिखा है, वो आगे ना आ गया है, इसलिए आप भ्रमित मत होना। ठीक, क्योंकि टाइपिंग में थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर नेवे से है। ठीक, नेवे से, तथा माता का नाम लक्ष्मीबाई था। क्या था दोस्तों, यानी कि हम बात करें दोस्तों कि जो सावित्रीबाई फुले हैं वो कहाँ की थी, भारत की थी। ठीक, और भारत की प्रथम महिला कौन थी, वो शिक्षित थी, शिक्षा से पूर्ण थी और शिक्षा थी। ठीक, यानी कि दोस्तों वे प्रिंसिपल थी। ठीक, किसी विद्यालय की, और वे समाज सुधारक भी थी, साथ ही साथ दोस्तों वे मराठी कवित्री भी थी। ठीक, और उन्होंने सन 1852 में बालिकाओं यानी कि बच्चियों के लिए क्या दोस्तों एक उन्होंने विद्यालय खोला। क्या खोला, विद्यालय खोला। इन्हीं के कारण दोस्तों आज की जो देन है कि जो सभी औरतें जो पढ़ रही हैं, शिक्षा ले रही हैं, अच्छी ज़िंदगी जी रही हैं दोस्तों, तो वो सभी की सभी सावित्रीबाई फुले की देन है। जो आज की औरतें, लड़के, महिलाएं जो आज शिक्षित या पढ़ रही हैं। ठीक दोस्तों, तो किनकी, इन्हीं की देन है। ठीक, क्योंकि दोस्तों इन्हीं ने सबसे सर्वाधिक योगदान दिया है किनके बारे में, महिलाओं के बारे में, बच्चियों के जाने में। उनने कम से कम दोस्तों 4 से 5 महाविद्यालय भी खोले हैं। ठीक, हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। इनका जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था, और इनके पिता का नाम क्या है, खानजोदी निवेशे, और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। ठीक, सर्वाधिक दोस्तों इनका जन्म पूछा जाता है यहाँ से, और माता का नाम, और ये क्या दोस्तों सर्वप्रथम भारत की शिक्षिका थी या फिर शिक्षित थी। ठीक, ये 3 क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक, तो आप याद रखना। 3 जनवरी 1848 में पुणे में, कहाँ दोस्तों, पुणे में अपने पति के साथ मिलकर उन्होंने विभिन्न जातियों की 9 छात्राओं के साथ बालिका महिला विद्यालय की स्थापना की। किसकी की दोस्तों, बालिका महिला विद्यालय। ठीक, जी आपको याद रखना है, बालिका महिला
विद्यालय की स्थापना की है। कहाँ पर की है? पुणे में। ठीक, अब एक बार में सावित्रीबाई ने और महात्मा फूले, यहाँ पर महात्मा गांधी नहीं है, महात्मा फूले 5 नए विद्यालय खोलने में क्या रहे? सफल रहे। यानी दोस्तों वे एक वर्ष, यहाँ पर बार नहीं है दोस्तों, यहाँ पर वर्ष है। ठीक है, यहाँ पर कर लेना वर्ष। एक वर्ष में सावित्रीबाई और महात्मा फूले 5 नए विद्यालय खोलने में सफल हुए। यानी दोस्तों ये कोई हंसी खेल नहीं है, एक साधारण महिला जो कि दोस्तों किसान से संबंधित थी। ठीक, एक आंदोलनकारी थी, एक समाज सुधारक थी और अपने दम पर दोस्तों 5 एक नए विद्यालय खोले हैं, वो भी ऐसे युग में दोस्तों जहां पर महिलाओं की कोई भी इज्जत या फिर कोई भी हैसियत नहीं होती थी। ठीक, तो दोस्तों ये कितना बड़ा काम है आप सोच ही सकते हैं। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं कि सावित्रीबाई फूले भारत के पहले बालिका विद्यालय की पहली प्रिंसिपल बनी थी। क्या दोस्तों? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सावित्रीबाई फूले हैं, ठीक, वो किस विद्यालय की क्या बनी थी? प्रिंसिपल बनी थी। ये मैं बाद में बताऊंगा क्वेश्चन में। ठीक, तो इसके पहले वे क्या किसी स्कूल की संस्थापक थी। कौन थी? संस्थापक थी। ठीक, 10 मार्च 1897 को, देखो यहाँ पर एक बीमारी का नाम है, आप गलत मत पढ़ लेना, प्लेग। ठीक, यस प्रकाश है प्लेग। ठीक, प्लेग है यहाँ पर, प्लेग। यस, टाइप नहीं हो पाया अच्छे से, लेकिन प्लेग है। मैं आपको स्पष्ट रूप से लिख कर बताता हूँ, वरना आप गलत कर दो। ठीक, प्लेग। अब मैं आपको किस प्रकार से समझाऊँ दोस्तों, यहाँ पर जो होता है ना, क्योंकि जो बड़ा डायग्राम था पैराग्राफ, इसलिए एक पेज में नहीं हो पा रहा था, इसलिए थोड़ा छोटे छोटे शब्द में लिखा है। ठीक, तो ये है प्लेग। ठीक, 10 मार्च 1857 को प्लेग के कारण, प्लेग एक महामारी है, बीमारी थी उस समय। ठीक, प्लेग के कारण सावित्रीबाई फूले का निधन हो गया। ठीक, अब प्लेग, ठीक, किसके कारण हो गया? प्लेग। अब प्लेग के बारे में पढ़ते हैं कि ये प्लेग क्या है। ठीक, तो प्लेग जो है दोस्तों, प्लेग एक महामारी है। क्या है दोस्तों? प्लेग एक महामारी है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जो सावित्रीबाई फूले हैं वे एक समाज सुधारक हैं। कौन है? समाज सुधारक हैं। ठीक, तो प्लेग एक महामारी है और सावित्रीबाई प्लेग के मरीजों की सेवा करती थी। मैंने पहले ही कहा था कि वो समाज सुधारक हैं, इसलिए जो प्लेग जो बीमारी है दोस्तों, तो किन्हीं मरीजों की सेवा करती थी, जैसे कि उनके जो बच्चे हैं दोस्तों, बच्चियाँ बच्ची की, तो वे क्या करती थी? उनकी सेवा करती थी। उसी के कारण दोस्तों छूत, यहाँ पर छूत का मतलब है दोस्तों, जैसे कि हम स्पर्श कर देते हैं, उनके टच में रहते हैं, तो हमें जैसे बुखार चढ़ता है, कोई बीमार होता है, जैसे अभी हाल कोरोना आया था तो हम दूर दूर रहते थे, इसी प्रकार से दोस्तों छूत से प्रभावित बच्चों की सेवा करने से उन्हीं के कारण उनकी क्या हो गई? छूत के कारण क्या लग गई दोस्तों? उनकी मृत्यु हो गई। यानी कि दोस्तों जो बच्चे बीमार थे किससे? प्लेग से। ठीक, प्लेग एक महामारी है और उससे क्या दोस्तों पीड़ित थे बच्चे हैं, उन्हीं की सेवा करती थी कौन? सावित्रीबाई फूले। और उन्हीं की बीमारी क्या दोस्तों? सावित्रीबाई फूले को क्या चिपक गई, यानी चिपक गई, हम कुछ भी कह सकते हैं, चिपक गई या फिर मिल गई या फिर इन्हें भी हो गई। ठीक, तो इसी के कारण इनकी मृत्यु इसी बीमारी के कारण हो गई। ठीक, तो दोस्तों ये तो उनका सामान्य सा परिचय था जो कि मैं दे चुका हूँ। अब हम पढ़ते हैं इनका क्वेश्चन कि इसमें क्या पूछा था कि सावित्रीबाई फूले का जन्म कब हुआ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो मैंने सबसे शुरू में ही बता दिया था। ठीक, कितने में? 1831 में। ठीक, और दोस्तों मैंने जो इनका वो तो बता दिया है कि जो जन्म हुआ है वो 1831 में और मृत्यु हुई है 1897 में। कितने में? 1897 में। ठीक, और एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों, इनका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है, इनके पति के बारे में पूछा जाता है, तो आपको पति का नाम पता होना चाहिए, ज्योति। ठीक, ज्योति राय फूले। क्या है दोस्तों? ज्योति राय फूले। ठीक, ज्योति राय फूले इनके पति का नाम है। ये भी अक्सर पूछा जाता है कि सावित्रीबाई फूले के पति का क्या नाम था, तो ज्योतिबाई फूले उनका नाम था। उनका जन्म है 1831 और मृत्यु है दोस्तों 1897। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर कई बार पूछा जाएगा। ठीक, क्योंकि ये इसी साल का है, साथ पूछा जा सकता है। ठीक, वर्ष 2024 में महिला और बाल विकास मंत्री कौन बनी थी? ठीक, बनी हैं, यानी कि जो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है 2024 में, जो कि बीजेपी सरकार जीत चुकी है, तो उसमें एक नया मंत्रिमंडल बना है, जिसके कारण दोस्तों 2024 में सभी के सभी मंत्री क्या है? बदल चुके हैं। ठीक, कुछ ऐसे मंत्री हैं जो वही के वही हैं, जैसे कि गृह मंत्री भी वही हैं, ऐसे बहुत से हैं जो मंत्री पुनः जो पहले थे वो अभी भी हैं, लेकिन कुछ मंत्री ऐसे हैं जो बदल चुकी हैं। ठीक, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अन्नपूर्णा देवी।
ठीक, वो कौन है? महिला और बाल विकास मंत्री। अब दोस्तों मैंने ये वर्तमान का इसलिए लेकर रखा है क्योंकि दोस्तों हम इस वीडियो में महिलाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए दोस्तों मैंने ये क्वेश्चन रखा है, ठीक, महिला और बाल विकास मंत्री का। ठीक, तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन है दोस्तों? अन्नपूर्णा देवी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। ठीक, तो आप ये याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ठीक, यहाँ पर क्या पूछा? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक, तो दोस्तों जैसा कि सभी को पता होना चाहिए, वो मनाया जाता है 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। ठीक, दोस्तों जो भी मेरी वीडियो देख रहा है ना, तो पहले वो मेरी बात अच्छे से और ध्यान से देखे। ठीक, तो दोस्तों जो जैसे कि 1 से लेके दोस्तों आप 10वीं तक के जो बच्चे हैं दोस्तों, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि दोस्तों जो भी सामाजिक विज्ञान पढ़ता है ना, तो सामाजिक विज्ञान जो सोशल साइंस होती है, तो दोस्तों उसमें भी महिलाओं का पूरा अतीत देकर रखा होता है। तो दोस्तों उनके लिए भी ये वीडियो ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, और दोस्तों इसके बाद जो जैसे कि कॉलेज में पढ़ता है ना, कॉलेज में, तो दोस्तों फाउंडेशन कोर्स में यदि आप देखें तो महिलाओं के बारे में ही देकर रखा है, इसलिए ये दोस्तों उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। साथ ही साथ दोस्तों जो कंपटीशन एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों आप कहीं का भी एग्ज़ाम दें उसमें महिलाओं का क्वेश्चन ना आए ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं बना है। ठीक, तो याद रखें कि जो एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये भी वीडियो बहुत ही अच्छी है और बहुत लाभदायक है। साथ ही साथ दोस्तों उन लोगों के लिए जो किसी की भी क्या तैयारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों उन्हें अपने इतिहास की जानने के लिए इच्छुक होना चाहिए, इसलिए दोस्तों उनके लिए भी ये वीडियो लाभदायक है। इसलिए दोस्तों मैंने यही टारगेट रखा है कि ये वीडियो व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, चाहे वो पढ़ता हो व्यक्ति चाहे नहीं पढ़ता हो। यदि वो पढ़ता है तो दोस्तों उन्हें क्वेश्चन यानी उनकी मेहनत पर सफलता लाएगी, और जो नहीं पढ़ता है दोस्तों तो उन्हें कम से कम अपने इतिहास के बारे में जानकारी भी तो होगी कि हमारे देश में ऐसी ऐसी महिलाएं भी पैदा हुई हैं। ठीक, तो दोस्तों आप ध्यान रखें। ठीक, तो हमने ये क्वेश्चन कर लिया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 8 मार्च को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महिला सशक्तिकरण वर्ष किस वर्ष घोषित किया गया। ठीक, तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी IMP क्वेश्चनों में से एक है। ठीक, तो दोस्तों सन 2001 में महिला सशक्तिकरण वर्ष मनाया गया है। ठीक, मनाया गया है। ठीक, और ये भी 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप किस प्रकार से ये यहाँ पर घोषित किया है ना मैंने, तो स्थापना भी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, और मनाया, ठीक, मनाया भी जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा घुमा फिरा कर, तो आपको भ्रमित नहीं होना है। ठीक, तो महिला जो सशक्तिकरण वर्ष है दोस्तों वो 2001 में क्या इसकी स्थापना हुई है, मनाया गया है या फिर घोषित किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों सभी के सभी जो हैं जी मैंने एक तो रिपीटेड क्वेश्चन लिए हुए हैं और साथ ही साथ दोस्तों सबसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी लिए कर रखे हैं। ठीक, तो दोस्तों ये IMP क्वेश्चनों में से एक है। ठीक, 1854 के किस एक्ट में स्त्री शिक्षा पर जोर दिया गया? अब एक्ट का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर धारा, जैसे हम पढ़ते हैं ना 370 धारा, 442 धारा, इस प्रकार से होती है 144 धारा, तो उसी एक्ट का यहाँ पर वर्णन किया गया है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर जो 1854 के किस एक्ट में स्त्री शिक्षा पर जोर दिया गया है, तो वो दिया गया है चार्ल्स वुड पर। ठीक, चार्ल्स वुड पर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप इसे याद रखना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उज्ज्वल योजना का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ? तो ये तो सभी को पता होगा क्योंकि ये तो सभी के सामने ही हुआ होगा। ठीक, तो दोस्तों वो हुआ है सन 2007 में। ठीक, किस सन में हुआ है? सन 2007 में हुआ है उज्ज्वल योजना। कौन सी योजना? उज्ज्वल योजना, जो कि स्त्रियों के लिए थी। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा कि भारत में महिला आयोग की स्थापना कब की गई? ठीक, तो ये इम्पोर्टेंट है, IMP क्वेश्चन है, सभी के सभी दोस्तों आप नोट जरूर करते चलना। ठीक, तो जो महिला आयोग की स्थापना की गई वो की गई है सन 1992 में। किसमें? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1992 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों हमारा वो रहेगा कि महिलाओं द्वारा चिपको आंदोलन कब हुआ? ठीक, अब दोस्तों हमने जो गौरा देवी के बारे में पढ़ा था, अब शायद वो छूट चुका होगा एक,
कि जो महिलाओं द्वारा चिपको आंदोलन है वो कब हुआ था। ठीक, हमने कब नहीं पढ़ा है कि जो कब हुआ था, तो वो हुआ था सन कितने में दोस्तों, सन हुआ था वो हमारा 1972 में। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से सन में हुआ था, सन 1972 में। ठीक, किसके द्वारा हुआ था, गौरा देवी और जो महिला, अकेले यहाँ पर गौरा देवी का नाम नहीं आएगा, यहाँ पर जो उनके साथ थी दोस्तों सभी की सभी महिलाएं, तो उन सभी महिलाओं का जो गठ था या फिर हम कहीं इनकी जो भी मुख्य शाखा माखा होगी, तो उन सभी का जो योगदान रहा था चिपको आंदोलन में, तो उन किस वर्ष में हुआ था, तो 1972 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि भारतीय दंड संहिता कि किस धारा में बलात्कार का वर्णन किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईपीएस एग्जाम में अधिकतम पूछा जाता है। ठीक, अधिकतम से अधिकतम, जो लॉ की तैयारी कर रहा, लॉ में भी अधिकतम पूछा जाता है और आईपीएस में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक, और जो जाना जैसे कि आप उत्तर प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस या फिर किसी भी प्रकार की जो पुलिस की नौकरी में हो दोस्तों या फिर तैयारी कर रहे हो, उसमें भी ये अधिकतम पूछा जाता है इस प्रकार का क्वेश्चन। ठीक, तो दोस्तों वो धारा है जो बलात्कार की दोस्तों कि जो दंड दिया जाता है, तो दंड दिया जाता है दोस्तों धारा 376 में। ठीक, किसमें, 376 में क्या दिया जाता है दोस्तों, बलात्कार करने पर किसी भी, जैसे कि किसी बच्चे ने या बच्ची पर बलात्कार कर दिया तो उसे जो दंड दिया जाता है, सजा दी जाती है, वो दी जाती है धारा 376 के रूप में। ठीक, और दोस्तों 375 में ये होता है कि जैसे कि आपने किसका बलात्कार किया तो उन पे जो कार्रवाई होती है वो चलती है 375 की धारा पे। ठीक, आपको उसमें दंड नहीं दिया जाएगा, केवल से केवल आप पर कार्रवाई होगी 375 की धारा पर। ठीक, और दंड दिया जाएगा 376 में, तो आप इसका भी ध्यान रखें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अहिल्याबाई होलकर के नाम पर किस विश्वविद्यालय का नाम रखा गया। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अहिल्याबाई का जो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन थी, क्या करती थी, क्या थी, क्या योगदान रहा है इनका। ठीक, तो हम इनके बारे में थोड़ा सा परिचय जरूर पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि दोस्तों वो अहिल्याबाई एक बहुत ही अहम भूमिका निभा चुकी हैं हमारे देश में। ठीक, तो हम इनका परिचय देखते हैं कि दोस्तों परिचय जो रहेगा हमारा उनका कि अहिल्याबाई मराठा साम्राज्य की प्रसिद्ध महारानी तथा मल्हार राव होलकर के पुत्र खंडेराव की धर्मपत्नी थी। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है दोस्तों वो था उनका क्या, यहाँ पर जो रहेगा ना तो वो कहाँ की महारानी थी, तो मराठा साम्राज्य की। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, मराठा साम्राज्य की कौन थी, वो महारानी थी। और जो मल्हार राव होलकर के पुत्र के खंडवी धर्म की पत्नी थी, ये अधिकतम नहीं पूछा जाता है लेकिन आप याद जरूर रखना है। ठीक, उन्होंने महेश्वर को राजधानी बनाकर शासन किया था। अब किसे, यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि उनने कहाँ पर अपना राज्य बनाया था या फिर राज्य को शासन किया था, तो वो किया था महेश्वर में। ठीक, महेश्वर एक क्या है दोस्तों स्थान है, वहाँ पर उनका शासन था। ठीक, और इनका जन्म हुआ था दोस्तों इनका जन्म जो रहेगा तो दोस्तों यहाँ पर जो मिस्टेक हो चुकी है, तो यहाँ पर जो मई है ना, मई है यहाँ पर। ठीक, क्या है, मई, यहाँ पर याद कर लेना आप, मई। ठीक, मई कर लेना। जन्म 31 मई 1725 को ग्राम चौही मालखेड़ा अहमदनगर महाराष्ट्र में हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यहाँ से यहाँ तक के लिए। ठीक, अब मैं आपको यहाँ पर गुदागादी हो रही है इसलिए मैं यहाँ से कट लगा देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि उनका जन्म पूछा जाएगा। जन्म कब हुआ है, 31 मई 1725 को। कौन से ग्राम में हुआ है, चौही ग्राम, तो क्या है, लामखेड़ा अहमदनगर महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक, और इनका निधन भी पूछा जाएगा 13 अगस्त 1795 को हुआ था। और इनके पिता मिकोजी शिंदे वह धर्म हिंदू थे। ठीक, इनका कौन सा धर्म था, अहिल्याबाई होलकर का हिंदू धर्म था। ठीक, अब दोस्तों आगे पढ़ते हैं कि अहिल्याबाई ने अपने राज्य की सीमा के बाहर भारत भर में प्रसिद्ध तीर्थों व स्थानों में कई मंदिर बनवाए, घाट बनवाए, कुएं बनवाए, बावड़ियाँ, यहाँ पर बावड़ियाँ लिखा है, बावड़ियाँ माने जैसे बावड़ियाँ होती हैं ना कुछ, जैसे कुएं मुए इत्यादि का निर्माण करवाया और मार्ग बनवाए। साथ ही साथ में दोस्तों काशी में विश्वनाथ में शिवलिंग को भी स्थापित किया। और भूखों के लिए, यहाँ पर भूखों लिखा है, भूखों लिखा है ना, तो यहाँ पर लिख लेना भूखों। ठीक, भूखों के लिए अन्न खाने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं दोस्तों, इनने न्यायालय बनाया, अन्न क्षेत्र भी बनाया। ठीक, अन्न क्षेत्र और
प्यासों के लिए, पानी पीने के लिए दोस्तों, अन्य क्षेत्र जो जल क्षेत्र का वो भी होता है ना, जैसे हमारे यहाँ पर कई जल योजना निकलती हैं जहाँ पर जल योजना जो नियुक्ति रहती है, तो वो भी इनने क्या बनवाई, यानी दोस्तों इनने गरीब लोगों के लिए बहुत ही साथ दिया है। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं। मंदिरों में विद्वान की नियुक्ति, शास्त्रों में मन चिंतन, यहाँ पर मन चिंतन है। ठीक, मन चिंतन और प्रवचन हेतु की। ठीक, किनके लिए? मंदिरों में जो विद्वान की नियुक्ति की, यानी कि जो दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे देश में दोस्तों जो भी चलता है वो चलता है धर्मशास्त्रों के हिसाब से। ठीक, क्योंकि दोस्तों हमारा जो भारत देश है वो धर्मशास्त्रों व ग्रंथों के नाम से ही जाना जाता है पूरे विश्व में। ठीक, इसलिए दोस्तों इन्होंने क्या है, नियुक्ति की थी शास्त्रों यानी पंडित यानी ज्ञानियों की। किनके लिए? मन चिंतन और प्रवचन हेतु। प्रवचन आप जानते हैं जैसे कथा मथा होती हैं। ठीक, अब यहाँ पर है दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर 10-12, ये 10-12 नहीं है, 10-12 है। ठीक, 10-12 वर्ष की आयु में उनका विवाह हुआ था। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर एक विवाह के संबंध वाला क्वेश्चन आता है, तो क्यों डाउट रखें आप लोग। मैं विवाह से संबंधित कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे क्या पहले के लोग क्या बिल्कुल नहीं पागल थे जो 10-12 साल की उम्र में विवाह कर देते लड़कियों का। ठीक, तो आप देखें दोस्तों, तो सबसे जो शुरू में होता था दोस्तों वो होता था 6 वर्ष की आयु में। ठीक, 6 वर्ष की आयु में लड़कियों को विवाह कर दिया जाता था, बिल्कुल जब बच्ची थी। अभी की ज़माने में तो दोस्तों बच्चियों का क्या दिमाग भी नहीं होता है, और पहले के ज़माने में क्या उनकी शादी भी कर दी जाती थी। फिर दोस्तों 18 साल, जब 8 साल हुई तो मनमोहन राय ने कह दिया है। ठीक, इसके बाद जब 8 साल की जो विवाह कर दिए, 2 साल और बढ़ गए थे। ठीक, फिर कुछ सन बाद, ठीक, तो कुछ सन बाद क्या 2 साल और बढ़ गए, तो दोस्तों उस समय फिर मोहन राय, ठीक, राजा राम मोहन राय थे जो राजा थे जो भी थे। ठीक, उनने क्या एक रोक लगा दी कि अब महिलाओं की जो लड़कियों की जो शादी होगी वो 8 वर्ष की उम्र में नहीं होगी, उनकी उम्र निश्चित कर दी गई है 12 वर्ष की। ठीक, तो 12 वर्ष की कर दी है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर 10-12 वर्ष की आयु, तो यानी कि दोस्तों जब जो राजा थे मोहन राय, ठीक, तो उनके जो ऋषि बक्सल थे, बक्सल ने इनमें क्या एक आयु निश्चित कर दी थी कि जब लड़की 12 वर्ष से अधिक की हो जाएगी तभी उसका ब्याह होगा। ठीक, विवाह होगा। तो बक्सल जी थे, एक ऋषि थे, उनने क्या 12 वर्ष की लड़कियों की क्या आयु निश्चित कर दी थी कि 12 वर्ष के बाद लड़कियों की शादी होगी, विवाह होगा। ठीक, तो ये परंपरा चल रही थी जो उसी युग की हैं, जब बक्सल जी ने क्या एक निश्चित कर दिया था कि उनका विवाह कब होगा, 12 वर्ष की बाद होगा, जब वो बाद की रहेंगी। ठीक, जैसे कि अब हमारे युग में हो गया, जैसे कि अब जब हम आज़ाद हो गए तो अब लड़कियों की जो हो गई है एज, वो हो गई 18 वर्ष से अधिक की लड़कियों की क्या होनी चाहिए, आयु होनी चाहिए, तब उनका विवाह होगा, वरना गैर कानूनी होगा। ठीक, तो यहाँ पर यही देकर रखा है कि 10-12 वर्ष की आयु में उनका विवाह हो गया, परंतु 29 वर्ष की अवस्था में वो विधवा हो गई। यहाँ पर विधवा नहीं लिखा है, विधवा नहीं लिखा है, यहाँ पर विधवा लिखा है, विधवा। ठीक, विधवा हो गई। ठीक, जिसका पति मर जाता है वो वाला विधवा है यहाँ पर। ठीक, विधवा हो गई। पति स्वाभाविक चंचल और उग्र था। कैसा था? जो पति का स्वभाव था वो चंचल और उग्रवादी था। ठीक, अब आगे देखते हैं कि अपने जीवन काल में जनता इन्हें देवी समझने व बात कहने लगी। ठीक, अब देखो दोस्तों, जो व्यक्ति अपनी प्रजा के लिए, ठीक, अपनी प्रजा तो छोड़िए दोस्तों, भारत भी छोड़िए, प्रजा देखो, अब जैसे कि किसी राजा का जो शासनकाल होता है, जैसे कि अब जैसे दिल्ली है। ठीक, तो दिल्ली का राजा रहा, लेकिन दोस्तों उसने अपनी दिल्ली को भी खुश किया है, प्रजा को, साथ ही साथ दोस्तों उसने भारत को भी खुश किया है। ठीक, उसके साथ साथ दोस्तों उसने क्या है, जो अहिल्याबाई होलकर ने हैं दोस्तों, तो उनने भारत के बाहर भी कई जनता के लिए दोस्तों बहुत ही अनेक कार्य किए हैं। जैसे मैंने अभी हाल बताया है कि उनने बहुत सी जल योजना ऐसी बहुत चीज़ें की हैं, इसमें अधिक नहीं दी हैं, लेकिन अधिक से अधिक इसमें दे कर रखी हैं, क्योंकि जो बड़ी बड़ी चीज़ें थी वो मैंने इस वीडियो में इस चार्ट में बना कर रखी हैं और बताई भी हैं। यहाँ पर जो ग्रीन रन में दिखा रही हैं लाइनें, आप इसे पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा उनने क्या क्या प्रयास किए थे। ठीक, तो दोस्तों इन्हीं के कारण उन्हें जो लोग थे ना, वहाँ की प्रजा थी या फिर जो भी समझते थे, उन्हें देवी कहने लगे, सोचने लगे, समझने लगे कि वो एक क्या है, देवी हैं हमारी। ठीक, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि जब, ठीक, देवी समझने लगे, जब चारों ओर गड़बड़ मची हुई थी शासन व्यवस्था के नाम पर, अंग्रेजों के घर, ठीक, क्या घोर अत्याचार, घर नहीं है यहाँ पर, घोर अत्याचार हो रहे थे, तब
तब गृहस्थ मजदूर बेहाल थे। कौन थे दोस्तों? जो मजदूर थे वो क्या थे? बेहाल थे। तब उनका एकमात्र सहारा अहल्याबाई थी और उन्होंने अपना पूरा जीवन योगदान अंग्रेजों की क्या उनके चंगुलों से बचने के लिए लोगों को सुख, प्रजा को सुख देने के लिए उनने सब कुछ निछावर कर दिया था। ठीक, तो ये उनका योगदान रहा था। तो इनका सर्वश्रेष्ठ योगदान माना जाता है अहिल्याबाई होलकर का। ठीक, अब हम क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या किया था इसने। ठीक, तो क्वेश्चन रहा था हमारा कि अहिल्याबाई होलकर के नाम पर किस विश्वविद्यालय का नाम रखा गया? तो अभी मैंने बताया था दोस्तों इंदौर। ठीक, तो कौन सा रहेगा? इंदौर रहेगा। ठीक, कौन सा रहेगा? इंदौर। तो जो अहिल्याबाई होलकर का है दोस्तों, तो अहिल्याबाई होलकर के नाम पर ही जो विश्वविद्यालय है दोस्तों वो है इंदौर में। इंदौर विश्वविद्यालय में दोस्तों अहिल्याबाई होलकर के नाम से एक विद्यालय है, वो है इंदौर में। ठीक, अब दोस्तों एक चीज़ और आप याद रखना, यहाँ पर वो क्वेश्चन नहीं आया है लेकिन मैं आपको अगल से बताता हूँ। एक रानी दुर्गावती नाम की एक क्या है? महिला है, जिनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है भारत देश में। ठीक, तो इनके नाम पर भी दोस्तों, रानी दुर्गावती के नाम पर भी एक विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है, वो रखा गया है जबलपुर में। ठीक, यहाँ पर जबलपुर में। ठीक, जबलपुर में। तो जबलपुर में एक रानी दुर्गावती नाम का एक विश्वविद्यालय है, तो आप इसे भी नोट कर लें एक प्रश्न बनाकर। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पर जो अहिल्याबाई होलकर है ना, तो यहाँ पर आप रानी दुर्गावती का नाम डाल लें और यहाँ पर आप जबलपुर कर लें इंदौर की जगह पर। ठीक, तो 2 क्वेश्चन यहाँ से निकल रहे हैं। ठीक, तो आप याद रखना कि अहिल्याबाई होलकर के नाम पर विश्वविद्यालय है वो है इंदौर में और रानी दुर्गावती के नाम पर है वो है जबलपुर में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि रानी दुर्गावती की मृत्यु कब हुई थी? ठीक, तो यहाँ पर देखो दोस्तों, जो मृत्यु हुई थी उनकी, तो जो रानी दुर्गावती की जो मृत्यु हुई है तो वो हुई है 1564 में। ठीक, कब हुई है? 1564 में। यहाँ पर पूरा सन है 24 जून। ठीक, कब है? 24 जून 1564 में उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक, तो दोस्तों अब हम जो हैं तो रानी दुर्गावती के नाम का पूरा सचित्र से वर्णन करेंगे, उनका परिचय पढ़ेंगे। तो दोस्तों जो परिचय में रहेगा दोस्तों, तो आप इन्हें अच्छे से और ध्यान से पढ़ना। ठीक, तो मैं इनके बारे में पहले थोड़ा थोड़ा पढ़कर बता देता हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं एक चीज़ इनके बारे में बता देता हूँ तो इसके बाद फिर मैं आपको जी चार्ट में समझाऊंगा। ठीक, तो भारत की प्रसिद्ध वीरांगना, तो दोस्तों जो रानी दुर्गावती हैं तो इन्हें वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो इनका पूरा नाम है वीरांगना रानी दुर्गावती। ठीक, तो जिनका मध्य प्रदेश की गोंडवाना क्षेत्र में 5 अक्टूबर 1500 कब दोस्तों? 5 अक्टूबर 1524 में कालीजर, ठीक, यहाँ पर क्या लिखा है? कालीजर के राजा पृथ्वी चंदेल के यहाँ हुआ था। ठीक, कहाँ हुआ था? पृथ्वी चंदेल के यहाँ पर हुआ था। ठीक, उन्होंने अपने विवाह के 4 वर्ष बाद अपने पति राजा दलपत, इनके जो पति थे दोस्तों वो थे दलपत, यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ दलपत। ठीक, दलपत थे। ठीक, कौन थे? दलपत शाह की असमय मृत्यु के उपरांत अपने पुत्र वीर नारायण, इनके पुत्र थे दोस्तों एक, तो इनके पुत्र का जो नाम था वो था वीर नारायण। कौन था दोस्तों? वीर नारायण। ठीक, वीर और फिर नारायण। ठीक, कौन था? वीर नारायण को सिंहासन पर बैठाकर, किस पर दोस्तों? इनका एक राज्य था, सम्राट था, उसे सिंहासन पर बैठाकर उसके संरक्षक के रूप में स्वयं शासन करना प्रारंभ किया। इनके शासन में राज्य की बहुत उन्नति हुई और रानी दुर्गावती को तीर तथा बंदूक चलाने का अच्छा अभ्यास था। चीते के शिकार में इनकी विशेष रुचि थी। रानी दुर्गावती इलाहाबाद के मुगल शासक आसफ खान से लोहा लेने के लिए प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों रानी दुर्गावती जो हैं तो इलाहाबाद जो है दोस्तों, इलाहाबाद के जो मुगल शासक थे आसफ खान। ठीक, आसफ खान एक बुरा आदमी था दोस्तों, जैसे कि अंग्रेज थे। ठीक, आप जानते हैं मुगल कौन थे जो हमारे देश को लूट चुके हैं। तो इनने अपने राज्य को बचाने के लिए, उससे जो ताकतवर योद्धा था उससे बचाने के लिए दोस्तों इनने लोहा लिया था, उससे युद्ध किया था, लेकिन अपने राज्य पर क्या अधिकार जमाने नहीं दिया था इनने। ठीक, तो दोस्तों यहीं पर जो कहानी है पूरी मैंने बता दी है। ठीक, अब हम पढ़ते हैं इसे जो मैंने नोट करा है। ठीक, तो इनका जन्म मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र में 5 अक्टूबर 1524 को काजीगढ़ के राजा से पृथ्वी से चंदेल के यहाँ पर हुआ था। ठीक, और जबलपुर में स्थित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय
भी रानी के नाम पर ही है। यानी दोस्तों जो रानी अभी हाल मैंने बताया था कि जो रानी दुर्गावती के नाम से जो विश्वविद्यालय है वो जबलपुर में है। ठीक, अब रानी के सम्मान में 1983 में जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय रखा गया। अब उसका सन पूछा जाता है, यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक, कि जबलपुर में जो विश्वविद्यालय है उसका नाम बदलकर रानी दुर्गावती किस सन में रखा गया, तो 1983 में, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक, आगे देखते हैं कि भारत सरकार ने 24 जून 1988 को रानी के बलिदान में एक डाक टिकट भी जारी किया। जबलपुर में स्थित संग्रहालय का नाम रानी दुर्गावती के नाम पर रखा। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं कि मंडला जिले के शासकीय महाविद्यालय का नाम रानी दुर्गावती के नाम पर भी रखा गया। दुर्गावती की याद में कई जिलों में उनकी प्रतिमा लगाई गई तथा अनेकों इमारतों का नाम भी रानी दुर्गावती के नाम पर रखा गया। ठीक, तो ये आप इतना समझ गए ना। अब उनकी जो मृत्यु है तो वो 1564 में हो चुकी थी, जो हमने क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक, यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया ये क्वेश्चन जो मृत्यु है, तो यहाँ पर हमने उनका डिटेल से पढ़ लिया। ठीक, तो ये तो हमने रानी दुर्गावती का परिचय पढ़ लिया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तो दोस्तों ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMP क्वेश्चन। अक्सर कई एग्जामों में नहीं, सभी एग्जामों में लगभग पूछा जाता है। इंदिरा यूनी का जन्म कब हुआ था? ठीक, तो दोस्तों पहले हम इसका जन्म पढ़ लेते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1955 में। ठीक, कब हुआ था? 1955 में 28 अक्टूबर। ठीक, कब हुआ था? 28 अक्टूबर को। ठीक, पूरा जो सन है 28 अक्टूबर 1955 को इंदिरा यूनिनी का जन्म हुआ था। अब दोस्तों इंदिरा यूनिनी एक महान बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं। कौन है दोस्तों? व्यापारी हैं। जो आप अभी कोको कोला जैसे पेप्सिको, ठीक, पेप्सिको कंपनी का जिस व्यक्ति ने नाम सुना है वो जानता होगा। ये उसकी कार्यकारी अध्यक्ष रही हैं, प्रमुख अध्यक्ष रही। ये कंपनी उन्हीं की नाम है जो वर्तमान में है और ये अब भी हैं। ठीक, और ये सक्सेसफुल बिजनेसमैन रही हैं। तो इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं। ठीक, तो डिटेल से आप देखो यहाँ पर इंदिरा यूनी का पूरा जन्म। ठीक, तो इंदिरा यूनी वर्तमान में पेप्सिको कंपनी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो पेप्सिको कंपनी है वो किसकी है, तो इंदिरा यूनी की। ठीक, किसकी है? इंदिरा यूनी की। ये दोस्तों हमारे देश की नहीं है, लेकिन इन्होंने दोस्तों हमारे देश से ही जन्म लिया है, इन्हें नागरिकता ली है हमारे देश में। ठीक, तो अब आगे पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि दुनिया की प्रभावशाली महिलाओं में इनका नाम सम्मिलित है। क्योंकि दोस्तों जो दुनिया में जैसे रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, सावित्रीबाई फुले, गौरा देवी इत्यादि से भी महान महिलाओं में भी इनकी गिनती आती है। क्योंकि दोस्तों इनने भी वो एक बिजनेसमैन के तौर पर वो सफलता हासिल की है जो शायद कोई भी महिला नहीं कर सकती थी। ठीक, तो यही इसलिए इनका नाम एक महान महिलाओं में सम्मिलित हुआ है। ठीक, वे एल निगम की उत्तराधिकारी सदस्य, साथ ही न्यूयॉर्क फेडरल रिसर्च के निर्देश बोर्ड एवं लिंकन प्रदर्शन कला केंद्र की एक सदस्य भी थी। देखो दोस्तों ये न्यूयॉर्क, ठीक, न्यूयॉर्क की, तथा वर्तमान में इसमें US भारत व्यापार परिषद में सभा अध्यक्ष के रूप में भी अपनी सेवा दे रही हैं। वे भारत की अत्यंत लोकप्रिय महिला हैं। ठीक, कौन है? अत्यंत लोकप्रिय महिला है। इनका जन्म 28 अक्टूबर 1955 को मद्रास तमिलनाडु भारत में हुआ। कहाँ पर हुआ है? ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पूछा जाता है। मद्रास तमिलनाडु भारत में हुआ। ठीक, उनका वर्तमान आवास न्यूयॉर्क में है। ठीक, तथा नागरिकता संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी दोस्तों इनने क्या ले ली है? नागरिकता ले ली है संयुक्त राज्य अमेरिका की। ठीक, उन्होंने शिक्षा मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, इंडिया यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट कोलकाता तथा येल स्कूल ऑफ प्रबंध में प्राप्त की है। वे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सलाहकार परिषद में आर्थिक सलाहकार रह चुकी हैं और उनका जो वेतन है दोस्तों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक, तो मैं आपको बता दूं कि जो इंदिरा यूनी का जो वेतन रहा है दोस्तों कहाँ पर? राष्ट्रपति के सलाहकार के रूप में। तो उनका वेतन कितना है? तो यहाँ पर 5 करोड़ आता है, 5 करोड़ 74 लाख। ठीक, उनका क्या वर्ष का है? महीना का मत समझना, वरना महीनों का समझो, इतना भी नहीं मिलता है। ठीक, 5 करोड़ 74 लाख वर्ष का है जी, 12 महीने का। ठीक, तो यहाँ पर आप ध्यान रखना। ठीक, तो दोस्तों हमने ये इंदिरा यूनी का पूरा परिचय पढ़ लिया है। ये एक महान बिजनेसमैन है। ठीक,
जो कि संयुक्त राज्य में क्या ले ली, इनने नागरिकता ले ली है, ठीक, हमारे देश की हैं। और ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंदिरायणी को भारत सरकार द्वारा उद्योग एवं व्यापार के क्षेत्र में किस सम्मान से सम्मानित किया गया। क्योंकि दोस्तों जब हमारे देश की सबसे प्रथम महिला हैं और इनने बिजनेस व्यापार में उद्योग में जो दोस्तों एक महान सफलता हासिल कर ली हो, उसे पुरस्कार नहीं देगी सरकार तो फिर क्या देगी। ठीक, तो दोस्तों उन्हें सम्मानित किया गया किससे, पद्म भूषण से। यहाँ पर ऐसा है पद्म भूषण, ठीक, पद्म भूषण यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर अच्छे से टाइप नहीं हो पाए इसलिए आप पद्म भूषण इस प्रकार से हैं। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किस स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। ये सभी जानते हैं, मुझे पता है कि 99 नहीं दोस्तों, मैं 99 की नहीं कहूँगा, 100% बच्चों की कहूँगा कि 100% बच्चों को इस क्वेश्चन के बारे में पता ही होगा कि जो झांसी की रानी है उनने 1857 की क्रांतिकारी की लड़ाई लड़ी है। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1857। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रजिया सुल्तान किस शासन में थी। ये दोस्तों 2023 में ही पूछा चुका है, SSC GD में आया था। ठीक, इसलिए मैंने ये इसे रख लिया है। ठीक, तो जो दोस्तों रजिया सुल्तान है ये दिल्ली सल्तनत की शासन थी। ठीक, इनका जो शासन था दोस्तों वो था दिल्ली सल्तनत में। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मीराबाई के गुरु कौन थे। तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, फाउंडेशन विषय जो भी BSc वाले रहते हैं ना उनके में एग्जामों में पूछे जाते हैं और बड़े बड़े लेवल में भी पूछे जाते हैं। ठीक, तो वो थे दोस्तों राजा राम मोहन राय। ठीक, कौन थे, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम कि 1975 में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन कहाँ हुआ। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इम्पोर्टेंट बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ठीक, इसलिए आप इसे याद रखें कि जो 1975 में है तो पहली बार जो अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन हुआ है वो हुआ है कोपनहेगन में। कहाँ पर, कोपनहेगन में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के बाद मैं आप लोगों के लिए एक होमवर्क के तौर पर देता हूं, तो दोस्तों मुझे ताकि पता चले कि कौन सा व्यक्ति या बच्चा पढ़ता है अथवा नहीं पढ़ता है, तो जो सबसे छोटा क्वेश्चन है वो ये मैं आप लोगों को बता भी चुका हूं। जिसने अच्छे से वीडियो पढ़ी होगी दोस्तों या फिर समझी होगी उसने इस वीडियो का आंसर इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दे दिया होगा। ठीक, दे देगा। ठीक, तो भारत की सर्वप्रथम शिक्षित महिला कौन थी। तो आपके पास ऑप्शन आएगा किरण बेदी, सावित्रीबाई फुले, अहिल्याबाई होलकर, इंदिरायणी। ठीक, तो दोस्तों ये आपको HW यानी होमवर्क के तौर पर है, आप मुझे ये कमेंट करके क्वेश्चन बताएंगे। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही साथ दोस्तों इसे शेयर भी कर दें ताकि प्रत्येक बच्चा इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों अब एक हम नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत। साथ ही साथ दोस्तों आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें, उसके लिए ऑल द बेस्ट।